चलिए बच्चों, नमस्कार। वन सेकंड स्वागत है आप लोगों का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी की कहानी यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक लेक्चर में तो संभव नहीं है गांधी जी को कंप्लीट कर लेना। हाँ, शुरुआत करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे गांधी जी का जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। तो वैसे तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को बताना। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शादी कस्तूरबा से हुई। 4 बेटे थे साहब उनके। एक्चुअली इनके जीवन में इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो पुतलीबाई हैं वो इनको भगवान राम की कहानियाँ सुनाया करती थीं। तो भगवान राम का बड़ा प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिलता है, इनके विचारों में देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या था गांधी जी का, उसकी भी बात करेंगे। पहले उनके जीवन की थोड़ी बात कर लें। ठीक ठाक पैसे वाले परिवार के लोग थे। बहुत राजा महाराजा नहीं थे, बट पैसा ठीक ठाक था। तो इनको लगा कि भाई मैं वकील बनूंगा, वकालत करना चाहता हूँ। तो इनको 1891 में पढ़ने के लिए वकालत करने के लिए भेज दिया गया इंग्लैंड। 1888 में, नॉट 91, 1888 में इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 1891 में वहाँ से लौट कर आए और इन्होंने वकालत शुरू की। वकालत इन्होंने शुरू की इंडिया में, राजकोट में। गुजरात में एक शहर है राजकोट, वहाँ से वकालत शुरू की। इन्होंने कहा वकालत तो मैं करूँगा, कानून के हिसाब से करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब वकील हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा तो वकालत कैसे चलेगी? वकालत बेचारों की चली नहीं। तो कुछ खास वकालत में हो नहीं रहा था, परेशान हो गए। खैर वहाँ से बम्बई चले गए। बम्बई जाकर के वहाँ भी वकालत इन्होंने शुरू करने की कोशिश की, बट वहाँ भी कुछ खास नहीं हो रहा था। इसी बीच एक अब्दुल्ला करके एक आदमी थे जो गुजरात के एक व्यापारी हुआ करते थे। तो उन्होंने उनके समय में उन्होंने कहा कि साहब मेरा एक केस है साउथ अफ्रीका में, वहाँ जाओगे क्या? वहाँ मेरे केस लड़ो जा करके। बोले चले जाएंगे साहब, साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। तो इन द ईयर 1893 में ये चले गए साउथ अफ्रीका। और वहाँ से इनके जीवन में बदलाव आना शुरू होंगे। बहुत सारी घटनाएं बदलेंगी इनके जीवन में साउथ अफ्रीका से। देखिए, व्यक्ति सब एक सही होते हैं, हम जानते हैं। 99.9% जीन्स सब में समान होते हैं। जो फर्क करती हैं जीवन में घटनाएं करती हैं। किसी के जीवन में कैसी घटनाएं घटती हैं, किसी के जीवन में कैसी घटनाएं घटती हैं। गांधी जी के जीवन में मैंने जितना गांधी जी को पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है 3 घटनाएं थीं जिन्होंने गांधी जी को गांधी जी बनाया। पहली घटना इनकी वहां पर होगी। पहली घटना क्या थी साहब? ये ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास का बाकायदा रिजर्वेशन उन्होंने कराया हुआ है। तो एक स्टेशन वहाँ आता है जिसका नाम था सेंट पीटर्समारिट्सबर्ग। उसकी स्पेलिंग PIE, पीटर मैरिड्स, BERG, इट इज़ BURG, बर्ग। तो सेंट पीटर्समारिट्सबर्ग एक स्टेशन वहाँ आता है। एक TC वहाँ आता है जो गोरा था, अंग्रेज़ था। और इनको कहता है भाई साहब उठिए आप, ये गोरे भाई साहब आए हैं, ये बैठेंगे यहाँ पर। और वो गांधी जी कहते हैं अरे भाई मेरे पास रिजर्वेशन है, टिकट है, आप देखिए। बोले कोई टिकट विकट नहीं, यहाँ पर कालों को कुछ नहीं मिलता, गोरों को मिलता है। वो गोरा आदमी वही बैठेगा। गांधी जी थोड़ी सी बहस करते हैं उनसे, लेकिन वो सुनता नहीं है। गांधी जी को पकड़ता है, उठा कर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। गांधी जी गिर जाते हैं। गांधी जी की थॉट प्रोसेस थोड़ी अलग थी। वो चाहते थे तो उसी समय अपना गुस्सा दिखा सकते थे और देखे यार तुझे दिखा दूंगा और तू मुझे जानता है, इस तरह की बातें जो हम लोग अक्सर कर जाते हैं। शायद गांधी जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सुना, फील किया, महसूस किया, बुरा लगा, गुस्से को छुपा लिया, अंदर दबाकर उस गुस्से को रख लिया, दबाया, गुस्से को वेस्ट नहीं जाने दिया। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला था वो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था। अब अहिंसा को कई लोग कहते हैं अहिंसा यार कैसा कॉन्सेप्ट था यार, अहिंसा से क्या होगा? अब अहिंसा का ये जो मिसइंटरप्रिटेशन है लोगों का, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इस बात को कि गांधी जी की अहिंसा थी क्या। देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं तो लड़ाई झगड़ा करता नहीं हूं, मैं किसी पचड़े में नहीं जाता हूं, मैं अहिंसावादी आदमी हूं। नहीं भाई साहब, आप अहिंसावादी आदमी नहीं, आप कायर आदमी हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। गांधी जी कहते थे मैं अहिंसावादी हूं, अहिंसा से लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। गांधी जी लड़ने की मना नहीं करते थे, वो कहते थे लड़ूंगा, अहिंसा से लड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे घर के बाहर मेरा पड़ोसी है, वो अपनी नाली निकाल रहा है, वो अपना पानी बहा रहा है।
तो मैं गांधी जी के अगर कॉन्सेप्ट को मानता हूँ तो गांधी जी ऐसे आदमी तो बाहर आ जाएंगे, बोले नाली नहीं निकलेगी यहाँ से, नाली नहीं निकालेंगे। अब पड़ोसी जो दबंग आदमी है, अरे नाली कैसे निकलेगी, नाली कैसे निकलेगी, तो गांधी जी लिए, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, गांधी जी ने लिया मिट्टी और उस नाली में भर दी, बोले नहीं निकलेगी नाली यहाँ से। और पड़ोसी आया, उसने 2-4 डंडे गांधी जी के मारे और गांधी जी गिर गए, फिर उठ गए, बोले मार लो, लेकिन गांधी जी नाली नहीं निकलेगी। नाली फिर उसने खोदी, उन्होंने फिर मिट्टी डाल दी, फिर खोदी, फिर मिट्टी डाल दी, बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी, अस्पताल में भर्ती हो गया आदमी, 4 दिन अस्पताल में रहकर आया, फिर लौट कर आया, फिर नाली खोद दी, नाली नहीं निकलेगी। तो अब पड़ोसी कितना क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, यार कैसा आदमी है, लड़ता भी नहीं है और अपनी बात भी बनवा रहा है। वो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट के आदमी थे। उनके अहिंसा के पीछे एक प्रकार की हिंसा थी कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, इरिटेट होके गए, अच्छा ठीक है यार मत निकाल नाली, भाई वहां से निकाल लो, ये आदमी तो मानेगा नहीं, लड़ भी नहीं रहा है तो मेरे अहम को चोट भी नहीं पहुंचा रहा है, तो मैं खुद ही चेंज हो जाता हूं। तो ये सामने शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया गांधी जी कॉन्सेप्ट, यार ये क्या अहिंसा हिंसा कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक गाल पे मारो तो दूसरे गाल आगे कर दो, इससे क्या होगा। बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है, इतना दमदार कॉन्सेप्ट है कि अगर ये कोई अपना ले और 2-4 जगह इसको अप्लाई कर दे तो हिंसा भूल जाएगा। मगर हिंसा में कुछ नहीं, हिंसा में तुम दुश्मन बना लेते हैं, इसमें आगे दुश्मनी भी लोग नहीं करते हैं, दुश्मनी भी भूल जाते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। लेकिन फिर अहिंसा पे चलना पड़ेगा हमको, इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई हिंसा भी करे तो भी हम तो अहिंसा ही मानेंगे। ये कहते थे अहिंसा, अगर आपको कोई मार दिया, आपने किसी थप्पड़ आपको मार दिया, चांटा मार दिया, पिटाई लगा दी, तो लोगों को क्या धारणा होती है कि इंसल्ट हो गई, अपमान हो गया। गांधी कहते हैं अपमान का है बात का, यार इसमें कोई अपमान नहीं है। बोले अपमान तब है जब आप उसको अपमान फील कर रहे हो। बोले वो अपमान नहीं है, उसको अपमान थोड़ी है, वो तो उसको सोच रहा है, खुश हो रहा है, होने दो, आपका अपमान थोड़ी हुआ। आप डटे रहो अपने पथ पर और धीरे धीरे करके आगे चल के आपका अपमान सम्मान में बदलने वाला है। और यही गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी ने वहाँ अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। वो जो घटना जो अंग्रेज़ों ने उनको फेंका बाहर, बोले अच्छा काले गोरे की दिक्कत है, आओ बेटा मैं दिखाता हूँ। और कालों को उन्होंने सारे अधिकार दिलाने की कोशिश की, बहुत हद तक वो कामयाब भी वहाँ हुए। और गांधी जी वहाँ पर लगभग 20-21 साल रहे, 21 साल वहाँ पर रहे। गांधी जी ने 1893 में वहाँ पे गए थे और लौट कर आए थे वो जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में वो लौट कर आए थे। सॉरी। वहाँ पर उन्होंने कुछ आश्रम खोले। फिनिक्स उनका फेमस आश्रम है जो उन्होंने वहाँ खोला। अभी डिस्कशन कर लिखेंगे इन बातों को, बट थोड़ा सा अभी समरी समझ लीजिए। फिनिक्स उन्होंने आश्रम खोला, सत्याग्रह वहाँ पर उन्होंने शुरू किया और उसके बाद वापस लौटे इंडिया। इंडिया से जब गए थे तो उन्होंने इंडिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इंडिया वापस लौट कर आए तो फेमस आदमी हो चुके थे। इंडिया में आ चुकी थी वाली बात कि भाई वहाँ कोई गांधी आदमी गया है यहाँ से और उसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा है वहाँ। और जैसे ही ये इंडिया वापस आए तो उनके स्वागत के लिए हज़ारों लोग बंदरगाह पर, पोर्ट पर पहुँच गए और कांग्रेस के लोग इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर आए और इनके सम्मान में एक छोटी सी पार्टी भी रखी उन लोगों ने। तो पार्टी में खाना पीना चल रहा था। गांधी जी भी वहाँ पहुँचे। यंग आदमी थे, जवान आदमी थे, मतलब बूढ़े नहीं थे, वो वैसे नहीं थे जैसा कि आप उनको आज देखते हैं। तो उसके बाद जो है इनको गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको एक बात समझाई कि भाई गांधी जी आप बहुत फेमस आदमी हैं, आप वहाँ से आए हैं, बहुत कुछ सक्सेस आपने वहाँ देखी, लेकिन अभी मैं नहीं चाहूँगा कि आप राजनीतिक जीवन में इंडिया के प्रवेश करें, क्योंकि आप इंडिया को जानते नहीं हैं। अभी आप 20-21 साल से बाहर थे। इंडिया की समस्याएं अलग हैं गांधी जी, और साउथ अफ्रीका की समस्याएं अलग थीं। और बहुत मैच्योर बात की थी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कि इंडिया की समस्याएं अलग हैं, पहले इंडिया की समस्याओं को समझो, उसके बाद राजनीति में जाना। गांधी जी ने यही किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल मार्गदर्शक, गाइड अनाउंस किया और कहा कि साहब ठीक है, आपके कहे के अनुसार मैं इंडिया को समझूंगा और मैं इंडिया घूमने जा रहा हूँ। और गांधी जी ने इंडिया की यात्रा शुरू की, ट्रेन से, पैदल, बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, जैसे जैसे कर सकते थे उन्होंने इंडिया को घूमना शुरू किया और इंडिया को समझा। उनको समझ में आया कि भारत की 80% जनसंख्या, उस समय की बात कर रहा हूँ, 80% जनसंख्या गाँव में रहती है, किसान हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। हम बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में बैठ करके जो समस्याओं को समस्या समझते हैं, एक्चुअली वो समस्या है ही नहीं, समस्या तो वहाँ है। उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। इस बात को जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू भी पूरे भारत की यात्रा करते हैं, लेकिन तब नहीं,
1937 में जब चुनाव में पार्टिसिपेट करती है कांग्रेस, 1937 में जाकर के, तब वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तब अपनी किताब में वो इस बात को लिखते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि गांधी जी हर चीज़ को देखने का नज़रिया उनका अलग क्यों है, क्योंकि जो यात्रा मैं अब कर रहा हूँ गांधी जी कई साल पहले कर चुके हैं, और मुझसे गलती हुई कि मैंने इंडिया की यात्रा नहीं की। अब मुझे समझ में आया कि इंडिया वास्तव में है क्या। बहुत सारी एक्सपीरियंस इन्होंने इस यात्रा के दौरान किए। इन्होंने ये 1915 में ही इंडिया में भी एक आश्रम बना लिया जिसको साबरमती आश्रम कहते हैं, और इन्होंने यात्रा शुरू की। उसी यात्रा के दौरान चंपारण मूवमेंट भारत में होता है। चंपारण मूवमेंट लेकिन चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट्स गांधी जी के बारे में लिख लेते हैं। तो फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। वैसे तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, बट स्टिल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो नोट कीजिए कुछ बातें। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई। आई होप इंग्लिश वाले भी नोट कर रहे हैं इसको, नाम इंग्लिश में भी पुतलीबाई ही है माँ का, ठीक है ना। अच्छा, पिता का नाम करमचंद। विवाह कस्तूरबा गांधी से, विवाह कस्तूरबा गांधी से। लिखिए 4 पुत्र, चारों का नाम लिख लीजिए। हरीलाल, 4 सन, हरीलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरीलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी की देखो आलोचना करना आजकल फैशन है मेरे बच्चों। मैं अक्सर देखता हूँ लोग गांधी जी की आलोचना ऐसी करते थे, गांधी जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये थे वो थे। अरे बहुत त्याग किया उस आदमी ने यार, अपने लिए क्या रखा उस आदमी ने, अच्छा मुझे बताओ, अपने लिए क्या किया उन्होंने, अपने बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने। उनके नाम से बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उनके जो एक्चुअल बच्चे हैं वो तो उनको तो पता ही नहीं है उनका, तो लोगों को एक ज़रूर उनके जो ग्रैंडसन है उनके बारे में कभी कभी कुछ आ जाता है, बाकी उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में। देश के लिए तो अपना जीवन उन्होंने दे दिया। आपको पता है जब उन्होंने आश्रम खोला था, साबरमती आश्रम, तो उन्होंने सारे काम बांटे सबको, बोले सब लोग अपना अपना काम करेंगे, सब लोग को काम बांट दे रहा हूँ, और मैंने और कस्तूरबा ने अपना काम डिसाइड कर लिया है, तो हम तो अपना काम यही करेंगे। लोगों ने कहा क्या क्या काम करेंगे सर आप? बोले यहाँ के जितने भी टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई मैं और कस्तूरबा करेंगे। आप समझिए, सबसे जो अजीब, मतलब छोटा छोटा से मेरा मतलब है कि साफ सफाई को बहुत अच्छा नहीं माना जाता ना, तो इस तरह का काम उन्होंने अपने लिए चूज किया। लोगों ने समझाया भी, बोले नहीं गांधी जी आप कैसे करेंगे, नहीं आप नहीं करेंगे काम। बोले नहीं मैं ही करूंगा, ये काम तो मैं ही करूंगा और मेरी वाइफ करेगी। कस्तूरबा ने बोला भी गांधी जी क्या करवा रहे हो यार, अब इसलिए शादी करके आई थी आपके लिए? बोले कि नहीं साहब, मेरे संग रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। एक जब असहयोग आंदोलन होता है तो उस दौरान एक घटना होती है इनके साथ में। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था कि भाई आप विदेशी कपड़े जलाइए, विदेशी वस्त्र को जलाइए, उनको नहीं पहनेंगे, चरखा काटेंगे। वो क्यों कहा था वो मैं असहयोग आंदोलन डिस्कशन करूंगा तब उस पर आएंगे कि चरखा काटने का सिग्निफिकेंस क्या था, कि चरखा काटने से आज़ादी मिलती क्या? यस मिलती। हम डिस्कशन करेंगे उस लेक्चर में। तो वहाँ पर एक जगह ये अधिवेशन कर दे रहे थे, महाराष्ट्र में कोई जगह है, तो वहाँ पर एक आदमी पीछे से बोलता है कि बोले सर आप कपड़े जला रहे हैं, आप बहिष्कार कर रहे हैं विदेशी चीज़ों का, अच्छी बात है सर, लेकिन सर मुझे देखिए मैं कुछ नहीं पहना हुआ, मैं खाली लंगोटी में हूँ, मेरे पास कपड़ा ही नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि उन कपड़ों को जलाने के बजाय आप हमें दे दीजिए। तो गांधी जी ने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, और मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ कि जब तुम कुछ पहने नहीं हो तो मुझे कपड़ा तुमको देना चाहिए। अब कपड़ा तो तुमको पहनने को मैं नहीं दूंगा, हाँ लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं आज एक कसम खाता हूँ कि अब जीवन भर मैं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा। और भाई साहब उस आदमी ने जीवन भर कोई कपड़ा नहीं पहना, सर्दियों में जरूर एक शॉल सी ऊपर डाल लेते थे बस। जब इंग्लैंड जाते हैं गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ नवंबर का महीना था, बहुत सर्दी हो रही थी वहाँ पे, और वो उतरे और अपनी हल्की सी शॉल और नीचे लंगोटी पहने हुए उतर गए, धोती सी पहने हुए थे, लंबी सी लंगोटी टाइप। तो जैसे ही वो उतरे तो लोग उनके लिए कोट और कंबल और स्वेटर वगैरह लेकर आए, अरे गांधी जी बहुत सर्दी, अरे इनको कपड़े दो। बोले नहीं, आई एम ओके विद दिस, मैं ऐसे ही रहता हूँ, और वो जीवन भर ऐसे रहे। आप समझिए पर्सनल लाइफ में इससे बड़ा, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन इससे बड़े त्याग हो सकते हैं क्या? वो आदमी जीवन भर कपड़े ही नहीं पहना उस आदमी ने यार, है? आप समझिए, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत त्याग उन्होंने किए। हाँ हो सकता है एक दो गलतियां भी उनसे हुई हों, अब वो इंसान है, वो ईश्वर तो है नहीं यार, गलतियां तो ईश्वर से भी हुई हैं। अब
एक आध गलती हो सकता है उनसे हो गई हो, वो भी समझ का फेर है। आप दोनों तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो गलती थी या उनका ये सोच थी। आगे डिस्कशन करेंगे जो गलतियां उनकी कही जाती हैं उनके बारे में, जैसे भगत सिंह को बचा सकते थे, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक गड़बड़ है, इस बात को भी हम डिस्कशन करेंगे। खैर कुछ और बातें लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गाइड गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की। स्टडीड लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, और एक केस के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर अ केस इन 1893। दक्षिण अफ्रीका गए, जहां पीटर्स मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर, यह स्टेशन पूछा गया एग्जाम में कई बार, तो याद रखिएगा, जहां पीटर्स मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन साउथ अफ्रीका ही एस्टैब्लिश्ड फीनिक्स आश्रम एंड टॉल्स्टॉय फॉर्म, और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। एंड टॉल्स्टॉय फॉर्म लिखिए इनकी, हाँ ये बुक्स वगैरह लिख लीजिए, पूछी जाती हैं। लिखिए गांधी जी की आत्मकथा का नाम लिख लीजिए। गांधी जी की आत्मकथा का नाम, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, हिंदी में कहें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बट द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ही लिखिएगा आप, ट्रुथ है। लिखिए इनकी कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं, सम ऑफ हिज अदर बुक्स आर एज फॉलोज। लिखिए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एक बुक है इनकी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट लिखिए गीता माता, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट लिखिए सप्त महाव्रत, सात महाव्रत, सप्त मतलब सात। नेक्स्ट लिखिए सुनो विद्यार्थियों। लिखिए प्रमुख समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। लिखिए द ग्रीन पैम्पलेट समझते हैं आप, द ग्रीन पैम्पलेट, ये इन्होंने जब राजकोट में रहा करते थे तब स्टार्ट किया था, द ग्रीन पैम्पलेट। नेक्स्ट लिखिए इंडियन ओपिनियन, लिख लीजिए इसको, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था। फिर इंडिया में बाद में दो और न्यूज़पेपर और मतलब पत्रिकाएं शुरू की इन्होंने, लिख लीजिए उनके नाम भी लिख लीजिए, यंग इंडिया, और लास्ट लिखिए हरिजन, यंग इंडिया एंड हरिजन। ये बुक्स, ये पत्रिकाएं पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको लिखाया है। अब गांधी जी के आने के बाद इंडिया जब लौट कर आए तो क्या स्टोरी होगी, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि भाई गांधी जी जब इंडिया वापस आ गए तो क्या स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो देखिए भाई ऐसा है, जब इंडिया वापस आते हैं तो उस समय मैंने ईयर क्या बताया आपको, 1915, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और अंग्रेज थोड़े परेशान हैं, थोड़े का काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई अंग्रेज़ों की सहायता करो, वो लोग परेशान हैं, तो अभी तो हमारे माई बाप वही हैं, अभी तो वही रूल करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सहायता करें। और उन्होंने ओपनली इस बात को अनाउंस किया कि भाई अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे हम इस फॉर में, और लोगों को मोटिवेट किया कि आप सेना ज्वाइन कीजिए, अंग्रेज़ों की सेना ज्वाइन करें और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका हेल्प करें। तो इससे खुश होकर अंग्रेज़ उनको केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं, टाइटल देते हैं, केसर ए हिंद, केसरी हिंद का उनको टाइटल देते हैं, क्योंकि वो लोगों को कह रहे थे कि भाई अब सेना ज्वाइन करो। तो सेना में भर्ती कराने वाले को बोलते हैं सार्जेंट, तो इसलिए उनको सार्जेंट भी कहा जाने लगा। हालांकि वो टाइटल नहीं है, टाइटल तो केसरी हिंद था। लिख लीजिए चाहे तो अब इस बात को कि भारत वापस आने के बाद एज सुन एज गांधी जी केम टू इंडिया, भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी अनाउंस्ड
गोपाल कृष्ण गोखले, या गांधी जी कंसीडर्ड गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल गाइड और भारत भ्रमण के लिए निकले एंड वेंट फॉर अ टूर ऑफ इंडिया, भारत भ्रमण के लिए निकले। इसी दौरान इन्होंने 1915 में ही साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया। ही सेट अप साबरमती आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती एट अहमदाबाद इन 1915। लिख लीजिए 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन इन 1915। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन दिस वॉर गांधी जी सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया एंड मोटिवेटेड इंडियंस टू ज्वाइन द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स। और भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। आफ्टर विच गांधी जी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी और उन्हें सार्जेंट भी कहा जाने लगा। एंड ही वॉज ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग, पीपल ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग हिम सार्जेंट। ठीक है भाई। अब गांधी जी भ्रमण कर रहे हैं। अब इसके बाद आंदोलन शुरू होंगे। कैसे होंगे उस कहानी को देखते हैं। अब गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। गांधी जी जब इंडिया आए तो शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे आंदोलन शुरू किए। तो पहला उनका जो आंदोलन होता है वो होता है 1917 में, 1917 में होता है, जिसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण मूवमेंट या चंपारण आंदोलन। क्या है ये चंपारण आंदोलन, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम समझते हैं। गांधी जी भारत का भ्रमण कर रहे हैं, भारत घूम रहे हैं, कानपुर में रुके हुए हैं साहब। गांधी जी कानपुर में हैं और चंपारण एक जगह है बिहार में। बिहार में एक जगह है जिसको बोलते हैं मोतिहारी, एक जिला है बिहार में, मोतिहारी जिला। वहां पर एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है चंपारण। चंपारण में एक प्रॉब्लम चल रही थी कई सालों से और उस प्रॉब्लम का नाम था तिनकतिया। तिनकतिया। अब इसको हिंदी में भी तिनकतिया कहते हैं बेटा, इंग्लिश में भी तिनकतिया कहते हैं। होता क्या था, नील आप जानते हैं, इंडिगो, नील की खेती होती थी और नील की खेती से अंग्रेजों को काफी लाभ होता था। इंडियंस को भी शुरुआत में तो लाभ होता था, लेकिन जब सिंथेटिक कलर्स खोज लिए गए जर्मनी में तो उसके बाद फिर नील की खेती नुकसान का सौदा हो गई थी। दूसरी बात नील की खेती में ये होती थी कि नील की खेती आप जिस जमीन पर कर रहे हैं उसमें कई सालों तक और दूसरी कोई फसल आप नहीं कर सकते थे, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो एक सिस्टम वहां जैसे मैंने कहा चला करता था तिनकतिया, और वो सिस्टम ये था कि अगर आपके पास 20 बीसा जमीन है, आप जो उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि बीसा जो है, बीघा जो है, यहाँ भूमि की नाप बीघा होती है कि आप इतनी बीघा ज़मीन, इतना बीघा ज़मीन, और एक बीघा में 20 बीसा होते हैं। ठीक है, तो इसमें था कि अगर 20 बीसा ज़मीन आपके पास है तो आउट ऑफ दैट 20 बीसा, 3 बीसा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, आपको इंडिगो की खेती, नील की खेती करनी पड़ेगी। तो आप याद रखिएगा, तिनकतिया इज 3 आउट ऑफ 20। इट इज नॉट 3%, 30% और 1/3, इट इज 3 आउट ऑफ 20। ये याद रखना है आपको। तो 3 भाग पर आपको, अगर 20 भाग आपके पास जमीन है तो 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। किसान इससे बड़े परेशान थे। किसान नील की खेती में बहुत लॉस हो रहा था उनको, और जो यहाँ कमाते थे, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कमाते थे बाकी भूमि से, वो सब इसमें लॉस में चला जाता था। खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, शिक्षा के लिए नहीं था, कोई पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ पर एक चंपारण मूवमेंट शुरू हो जाता है। और उस मूवमेंट के, चंपारण मूवमेंट के असली नेता, जो वास्तविक जो लीडर थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है वहां से कानपुर जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं कि गांधी जी ऐसा ऐसा सिस्टम चलता है तिनकतिया वहां पे, और आप से उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलें, और आप चलेंगे तो हमको कुछ हेल्प मिलेगी। अब गांधी जी अभी नए नए आए थे इंडिया। उन्होंने कहा यार मैं अभी नया तो इंडिया आया हूँ, मुझे कौन जानता है इंडिया में, और मेरे जाने से फ़र्क क्या पड़ेगा यार, या सॉरी मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मना कर देते हैं।
फिर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं गांधी जी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं गांधी जी से, वो कहते हैं नहीं सर गांधी जी दिक्कत है वहाँ पे, वास्तव में दिक्कत है, आप चलिए, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो गांधी जी ने कहा है कि यार 2 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी कह ही रहे हैं, चलो देखते हैं। तो गांधी जी फटाफट जाते हैं और चंपारण में नहीं पहुँचकर मोतिहारी पहुँचते हैं पहले। और मोतिहारी जाकर के जब पहुंचते हैं मोतिहारी, तो वहां पर उनको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलता है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन चंपारण, आप चंपारण नहीं जाएंगे, आपको जाने की अनुमति नहीं है। अब ये तो आप जानते हैं, तो आज भी चलता है कि अगर पुलिस चाहे, मजिस्ट्रेट चाहे, तो किसी को भी कहीं जाने से रोक सकता है अगर उसे लग रहा है कि वहां जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अब गांधी जी कहते हैं अरे यार देखो अभी तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी मुझे मिल गया, तो अब छोड़ो, अब नहीं जा रहे। अच्छा एक काम करो, चंपारण से लोगों को यहाँ बुलाओ, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, अगर लगेगा कि जाना चाहिए तो देखते हैं, फिर जाते हैं। तो ठीक है साहब, बुलाते हैं। वहाँ से लोगों को बुलाया गया, गांधी जी बात करने लगे, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गांधी जी को लगा दिक्कत तो है, लोगों के पास बहुत दिक्कतें हैं, खाने को नहीं है। फिर दूसरी घटना, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 घटनाएं गांधी जी के जीवन में उनको बदलेंगी, अब यहाँ दूसरी घटना होगी। गांधी जी को कहा जाता है गांधी जी 3 औरतें आपसे मिलना चाहती हैं, तो उनको मिलने में लेकिन 3 दिन लगेंगे आपको, तो आप कहें तो उनको बुला लें। तो बोले 3 दिन क्यों लगेंगे यार, उनको बुलाओ, एक साथ बुला लो, अभी मिल लेते हैं उनसे। तो बोला गया कि नहीं साहब गांधी जी ऐसा है कि वो एक्चुअली एक ही घर में रहती हैं, उनके घर में साड़ी एक ही है, तो जब एक यहाँ आएगी तो 2 घर में रहेंगी, फिर जब वो घर पहुँचेगी तब दूसरी आएगी उसी साड़ी को पहन करके, और जब वो घर पहुँचेगी तो तीसरी आएगी। गांधी जी हिल जाते हैं इस बात को सुनकर। गांधी कहते अच्छा बुलाओ, उन महिलाओं को बुलाओ। वो महिलाएं आती हैं, गांधी जी उनसे मिलते हैं, और ये इंसिडेंस गांधी जी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला दूसरा बड़ा इंसिडेंस था। और गांधी जी उसके बाद जोश उनमें भरता है और उसके बाद पहुंच जाते हैं चंपारण। चंपारण जब पहुंचते हैं तो वहां जैसे ही स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब बताइए, ये गांधी जी आ गए। मजिस्ट्रेट ने कहा गांधी जी से, गांधी जी तुमको यार मैंने जो ऑर्डर दिया था तुमको उसकी वैल्यू नहीं है क्या? तो गांधी जी ने कहा नहीं साहब वैल्यू है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे एक और ऑर्डर मिला और मुझे सर उसकी वैल्यू ज़्यादा लगी, तो मैंने उस ऑर्डर को मान लिया। बोले कौन सा ऑर्डर मिला आपको, किसने दिया ऑर्डर? बोले साहब मुझे मेरी अंतरात्मा ने एक आदेश दिया, तो मैंने उस आदेश को माना। अब मजिस्ट्रेट भी थोड़ा घबरा रहा है। कारण यह है कि जहाँ मजिस्ट्रेट गांधी से बातें कर रहा है उसके चारों तरफ हज़ारों लोगों की भीड़ जमा है और नारे लगाए जा रहे हैं गांधी जी के समर्थन में। मजिस्ट्रेट को लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए बाहर, तो मजिस्ट्रेट कुछ चेतावनी देता है, सुनो यार तुम ऐसा है वापस चले जाओ, अब रुकना नहीं यहाँ पे। बोले नहीं साहब वापस तो नहीं जाएंगे, आप जेल में डाल दीजिए, हम रहेंगे यहीं। तो बोले यार तुम, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ पेनल्टी लगा रहा हूँ, तुम इतने रुपये दो, मुझे नहीं पता कितने रुपये उन्होंने बताया था, बट कुछ रुपये उन्होंने बोला कि तुम इतने रुपये दो और इतने रुपये दो, चलो जमा करो और जाओ यहाँ से। गांधी ने कहा ठीक है सर, बट पैसे तो है नहीं मेरे पास। मजिस्ट्रेट कहता है अरे यार ये कैसा आदमी है। मजिस्ट्रेट कहता है अच्छा चलो यार मैं भर देता हूँ तुम्हारा पैसा। उस मजिस्ट्रेट ने गांधी जी का पैसा भरा, उन्होंने ठीक है अब आप जाइए। बोले जाऊँगा नहीं सर, जाऊँगा नहीं, रहूँगा तो यहीं। अब समझ रहे हैं, अहिंसा मतलब वो वैसी वाली अहिंसा थी इनकी, हिंसा वाली अहिंसा थी इनकी। तो मजिस्ट्रेट कहता अच्छा ठीक है भाई आप यहाँ से अभी तो जाइए, हम डिस्कशन करते हैं इन बातों पर। तुरंत वहाँ पर एक कमेटी बनती है, डिस्कशन होता है ऑन तिनकतिया सिस्टम, और तिनकतिया सिस्टम खत्म हो जाता है। तो गांधी जी को एक्चुअली यहाँ पर कोई आंदोलन करना ही नहीं पड़ा, वो गए और काम हो गया। ये बात जब सबको पता चली, बाकी भारत में ये बात फैली, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पता चली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा यार इतने समय से जो सिस्टम चला आ रहा था उसको बदलने की कोशिश हो रही थी लेकिन बदला नहीं जा रहा था। ये आदमी वहां पहुंचा और पहुंचते ही सिस्टम खत्म हो गया। ये आम आदमी नहीं है, ये तो महात्मा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के बाद इनको महात्मा का टाइटल दिया। ठीक है साहब, इन बातों का आप थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए चंपारण आंदोलन और उसमें लिखिए 2-3 बात। वैसे तो मैंने जो बताया उसको आप नोट कर ही लीजिएगा, 2-3 और फैक्चुअल पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ, वो लिख लीजिए। लिखिए चंपारण बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित है। चंपारण इज सिचुएटेड एट द मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित है, जहां तिनकतिया पद्धति चला करती थी, वेयर तिनकतिया सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस। तिनकतिया पद्धति चला करती थी, जिसके अंतर्गत अंडर दैट सिस्टम, याद रखिएगा तिनकतिया पद्धति में होता क्या था, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंडिया में गांधी जी का पहला मूवमेंट है तो इससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं एग्जाम में।
लिखिए इस पद्धति के अंतर्गत अंडर द सिस्टम प्रत्येक 20 बीसा में से 3 बीसा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इट वॉज मैंडेटरी टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3 बीसा आउट ऑफ एवरी 20 बीसा ऑफ द लैंड। जिनको बीसा समझ में नहीं आ रहा, अभी आप ये समझ लीजिए कि बीसा को हेक्टेयर भी मान सकते हैं आप, बीसा को स्क्वायर मीटर भी मान सकते हैं, स्क्वायर फुट, जो भी, अब ये एक यूनिट है। बीसा इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। आपको याद बस ये रखना है कि 3 आउट ऑफ 20 है। अगर मेरे पास 20 यूनिट जमीन है तो उसमें से 3 यूनिट जमीन पर मुझे नील की खेती करना है, दैट्स इट। नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे किसानों की हालत बहुत खराब थी एंड फार्मर्स वर इन वेरी बैड कंडीशन। लेकिन इस आंदोलन के प्रमुख नेता राम कुमार शुक्ल थे। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज राम कुमार शुक्ल थे, जो गांधी जी से कानपुर में आकर मिले एंड ही मेट विद गांधी जी एट कानपुर। गांधी जी ने प्रारंभ में चंपारण जाने से मना कर दिया। गांधी जी एट फर्स्ट डिनाइड टू गो टू चंपारण, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ये चंपारण पहुंचे। ही रीच चंपारण वेर रिक्वेस्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन चंपारण पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज डिटेन्ड एज सुन एज ही रीच्ड चंपारण। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु जल्दी ही एक समिति बनी, बट सून अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड, एक समिति बनी और तिनकतिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एंड तिनकतिया सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड, और तिनकतिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। वो पूरी कहानी आपको मैंने लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो 3 महिलाएं मिली और ये मिला। वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप सच्चाई को समझें और एक पिक्चर बना सकें कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा। ये स्टोरी क्या होता है ना, स्टोरी याद रह जाती है, तो इसलिए मैंने आपको स्टोरी सुनाने की कोशिश की। ओके, इसके बाद जो सेकंड आंदोलन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 1918 में। इट वॉज अहमदाबाद, अगला हेडिंग डाल लीजिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट या आंदोलन। ये गांधी जी का सेकंड आंदोलन है इंडिया में। देखिए, शुरू के जो 3-4 मूवमेंट है ना, उनका क्रम याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट है तो उनका क्रम हम मिस कर जाते हैं। तो पहला ये था, सेकंड ये था। हालांकि 1918 में ही खेड़ा मूवमेंट होगा, बट खेड़ा मूवमेंट इसके बाद होगा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, ये वो समय था जब प्लेग बहुत फैल जाता था। अच्छी एंटीबायोटिक तो थी नहीं उस समय, कोई एंटीबायोटिक की खोज तो बाद में हुई। तो प्लेग एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो फैल जाता था और उसको ब्लैक डिजीज भी कहते हैं। लोग बहुत मारे जाते थे जब प्लेग फैलता था। तो अहमदाबाद में प्लेग फैला। प्लेग ऐसी बीमारी थी कि जिसको हुई वो गया, बसता नहीं था वो। इनफैक्ट घर में अगर किसी को प्लेग है तो उसको घर से बाहर कर दिया जाता था ताकि बाकी घर वाले कम से कम बचे रहें। अहमदाबाद में प्लेग फैला, लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया। लॉकडाउन जैसा कोई स्थिति नहीं थी, लॉकडाउन नहीं लगाते थे उस समय पर। जो बड़ी बड़ी मिल थी, मिलों में जिसमें सामान बना करता था, वहाँ के उसके मालिक परेशान थे वगैरह। साहब, आप मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है, मिलों में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है। तो मजदूरों ने कहा, साहब देखिए, जान है तो जहान है, हम बाहर तभी निकलेंगे जब प्लेग खत्म हो जाएगा, अभी तो प्लेग है तो हमको तो जाना नहीं है। तो मजदूरों को प्रलोभन देने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए यह डिसाइड किया गया कि भैया 35% आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, और ये 35% सैलरी इंक्रीमेंट को हम प्लेग बोनस कहेंगे। इसको हम कहेंगे प्लेग बोनस। एक बोनस दे रहे हैं आपको क्योंकि प्लेग चल रहा है, अब तो आ जाइए। अब 35% बहुत होता है यार लोग, और गरीबी तो इंडिया में थी ही। तो मजदूरों ने कहा, ठीक है सर, 35% इज क्वाइट इनफ फॉर अस, वी आर रेडी। और 35% बोनस पे काम शुरू हो जाता है, लोग काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। तो चीज़ें देखिए, जब भी वर्ल्ड वॉर होता है दुनिया में, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं या कोई और भी वॉर होता है, तो सारा सामान, सारा पैसा रुपया, सब बंदूकें, हथगोले, कारतूस, इन सबको खरीदने में चला जाता है। महंगाई बहुत बढ़ जाती है, दुनिया की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो बहुत महंगाई बढ़ चुकी थी। तो वो 35% जो बढ़ा था वो भी अब कम लगने लगा था।
लेकिन चलो ठीक है, काम चला रहे थे भाई, चलो उसमें काम चला रहे थे। और अब क्या हुआ, प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हुआ तो मिल मजदूरों ने कहा, भाई साहब, मिल मालिकों ने कहा कि भाई साहब ये 35% खत्म, अभी खत्म, अब ओरिजिनल सैलरी पे आ जाओ। मिल मजदूरों ने कहा, भाई साहब इतनी महंगाई हो गई है कि अब इससे भी कुछ काम चल नहीं रहा है, लेकिन वो तो हम काम चला रहे हैं, तो इसको तो हम खत्म नहीं होने देंगे, ये खत्म नहीं करो सर। मिल मालिकों ने माना नहीं और इस इंक्रीमेंट को खत्म कर दिया। इसके अगेंस्ट मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया, फिर गांधी जी के पास बात पहुंची। गांधी जी पास ही में थे। गांधी ने कहा ठीक है भाई, मैं आता हूं। गांधी जी गए और एक आदमी थे, गांधी जी के मित्र थे वो, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। उनका नाम था अंबालाल साराभाई, यस, अंबालाल साराभाई। वो भी उन मिल मालिकों में से एक थे जिनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था। तो उन्होंने कहा भी कि सर कहाँ आप, ये अब तो मित्र हैं मेरे। गांधी जी का नहीं भाई, मैं पहले गरीब का मित्र हूँ, पहले मजदूर का मित्र हूँ, पहले मैं परेशान आदमी का मित्र हूँ, बाकी बाद में। तो देखते हैं, अगर आप सही होंगे तो आपका साथ देंगे हम, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो खैर गांधी जी वहाँ पहुँचे और गांधी ने कहा, भाई साहब ये वृद्धि बिल्कुल सही थी, इसको वापस दिलवाइए, ये तो अब दोबारा दिलवाना पड़ेगा। तो बातचीत का दौर चला, कोई डिस्कशन निकला नहीं। फिर एक मोमेंट आया कि मिल मजदूरों ने कहा, मिल मालिकों ने कहा कि ठीक है साहब, अच्छा 20% हम सैलरी बढ़ा देते हैं, 35% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20% बढ़ा देते हैं। गांधी ने कहा नहीं भाई साहब, पूरा चाहिए 35%। और इसके बाद मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी, गांधी जी ने भी हड़ताल कर दी। तो गांधी जी ने पहली बार जो हड़ताल की है, हड़ताल से मेरा मतलब भूख हड़ताल से है, वो काम बंद करने वाली हड़ताल से नहीं है। गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की है, जो हंगर स्ट्राइक जो की है, वो की है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, याद रखिएगा इस बात को। और जब गांधी जी खुद हड़ताल पर बैठते हैं तो मिल मालिक घबरा जाते हैं। मिल मालिक कहते हैं ठीक है सर, अब हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, अब इसको मामले को ट्रिब्यूनल को भेज देते हैं, प्राधिकरण को भेज देते हैं। मामला प्राधिकरण के पास गया, गांधी जी ने वहां भी अपनी बातें रखी और प्राधिकरण ने कहा नहीं भाई ठीक है, 35% वृद्धि करनी पड़ेगी और 35% की इंक्रीमेंट मिल जाती है। छोटा सा आंदोलन था, लेकिन गांधी जी को इसमें भी सफलता मिल गई। भूख हड़ताल जरूर उनको थोड़ी करनी पड़ी। लिख लीजिए साहब, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 2 बातें लिख लीजिए। देखिए, अहमदाबाद में प्लेग के बाद, व्हेन प्लेग अराइज्ड एट अहमदाबाद में प्लेग के बाद वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। देखिए, हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा लेक्चर ज़रूर हैं हिस्ट्री के कोर्स में, मैं जानता हूँ, लेकिन हिस्ट्री बेटा बड़ा भी है। तो अब ज्योग्राफी का कोर्स है या हिस्ट्री का पॉलिटी का कोर्स है या इकोनॉमिक्स का कोर्स है, उसमें इतने लेक्चर नहीं है, उसमें 70 ऑड लेक्चर्स रहते हैं, बट यहाँ तो लेक्चर थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब हिस्ट्री का तो टॉपिक ही ऐसा है कुछ, है ना। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा भाई। कोशिश मेरी ये है कि मैं जितना आसान भाषा में हो सकता है, सारे ही सब्जेक्ट, नॉट ओनली हिस्ट्री, सारे ही सब्जेक्ट उतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बट पढ़ना तो आप ही को है भाई, और समय तो लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई घुट्टी तो है नहीं कि मैंने चम्मच में भरा पिला दिया तुमको, तुमने यस सर हम इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हो गए, हम इतिहास के डॉक्टर हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा भाई तुमको। खैर लिखिए इस बात को। अहमदाबाद में प्लेग के बाद, व्हेन प्लेग अराइज्ड एट अहमदाबाद, मिल मजदूरों को 35% का प्लेग बोनस दिया जाने लगा। मिल मजदूर्स वर गेटिंग अ प्लेग बोनस ऑफ 35%। परंतु इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एरा। प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो गया और महंगाई बढ़ गई एंड थिंग्स बिकेम एक्सपेंसिव, या इन्फ्लेशन हैड टेकन प्लेस। प्लेग समाप्ति के बाद, व्हेन प्लेग एंडेड, प्लेग समाप्ति के बाद इस वृद्धि को वापस ले लिया गया। दिस इंक्रीमेंट वॉज विड्रॉन बैक, इस वृद्धि को वापस ले लिया गया, जिसके खिलाफ मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। अगेंस्ट विच ऑल द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, वेंट ऑन अ मूवमेंट, वेंट ऑन अ स्ट्राइक। देखिए, गांधी जी वहां पहुंचे, गांधी जी रीच्ड एट अहमदाबाद, वहां पहुंचे और मजदूरों का साथ दिया। एंड ही केम अलोंग विद दी वर्कर्स। देखिए, ये प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की।
इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन विच ही यूज्ड हंगर स्ट्राइक या ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। देखिए, मिल मालिक 20% वृद्धि के तैयार हुए। मिल मालिक 20% वृद्धि के लिए तैयार हुए, लेकिन अंततः प्राधिकरण ने 35% वृद्धि वापस दिलाई। बट एट लास्ट ट्रिब्यूनल हैड गिवन 35% इंक्रीमेंट बैक टू दी वर्कर्स, वृद्धि वापस दिलाई। इस प्रकार से भैया दूसरा आंदोलन भी बहुत ही आसानी से इनको मिल गया, मतलब इनको सक्सेसफुल हो गया दूसरा आंदोलन भी। अब इसी साल एक तीसरा आंदोलन होता है 1918, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा आंदोलन। शुरुआत के जो 3 आंदोलन है वो छोटे छोटे आंदोलन है, चौथा आंदोलन भी थोड़ा सा इससे बड़ा होगा और 5वां तो फिर बहुत बड़ा होगा, असहयोग आंदोलन जो होगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। एक्चुअली इस आंदोलन में क्या था, इसमें खेड़ा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे किसानों की फसल बर्बाद हो गई और किसान इस पर उतर आए कि साहब ऐसा है कि हम इस बार टैक्स तो दे नहीं पाएंगे, लगान नहीं दे पाएंगे आपको, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। गांधी जी यहाँ पहुँचे, यहाँ थोड़ा सा गांधी जी को सत्याग्रह यूज़ अपना करना पड़ा और उसके बाद अल्टीमेटली वो जो राजस्व लेना था वो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो लिख लीजिए, ये गांधी जी का एक किसान आंदोलन था, इट वाज दी किसान सत्याग्रह था। लिख लीजिए, गांधी का किसान सत्याग्रह था, क्योंकि यहाँ इनको सत्याग्रह करना पड़ा था, यहाँ सत्याग्रह करने की जरूरत ही नहीं हुई थी। तो लिख लीजिए, ये गांधी जी का किसान सत्याग्रह था जो राजस्व के विरोध में था, विच वॉज अगेंस्ट दी रेवेन्यू, राजस्व के विरोध में था। गांधी जी यहां पहुंचे, गांधी जी रीच देयर और राजस्व की वृद्धि को समाप्त कर दिया गया एंड द इंक्रीमेंट ऑफ द रेवेन्यू इन द रेवेन्यू वाज एबॉलिश्ड। छोटा सा आंदोलन, इसमें कुछ खास ऐसी कहानी नहीं थी जो आपको सुना सकूं मैं, ठीक है। तो ये 3 जो मूवमेंट है, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि शुरुआती 3 मूवमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर कर शुरुआत के 4 आंदोलन ऐसे हैं जिनको क्रम में लगाने को दे देता है, क्रम में लगाओ, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। और दूसरी बात, क्योंकि ये गांधी जी के पहले मूवमेंट्स हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बनेंगे ही भाई भारत के एग्जाम्स में, तो ठीक है। चलिए, तो इसके बाद और गांधी जी फिर उसके बाद क्या करते हैं वो हम अगले लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, नमस्कार।